विंडो ड्रेसिंग का मतलब हुआ कि जो अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं, सॉरी अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया गया। आपने ज़्यादा सेल्स दिखा दी या ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दिया अपनी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपका करंट असेट्स अच्छे नहीं थे तो करंट रेशियो एक्चुअली ख़राब था, आपने करंट असेट्स ज़्यादा दिखा दिए ताकि करंट रेशियो अच्छा नज़र आए। डेट इक्विटी रेशियो में डेट आपने एक्चुअल में ज़्यादा डेट था आपका, आपने कम करके डेट दिखा दिया। इस तरह कई तरह से मैनिपुलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का किया जा सकता है। क्यों कर रहे हैं मैनिपुलेशन? टू कंसील वाइटल फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको छुपाने के लिए, एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन बेटर देन व्हाट इट एक्चुअली इज़। और फाइनेंशियल पोजीशन आप जो एक्चुअल में है उससे ज़्यादा अच्छी दिखाना चाहते हो, तो ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है। तो विंडो ड्रेसिंग किए हुए अकाउंट्स के बेस पे अगर आप कुछ भी रेशियो एनालिसिस करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका सबका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सब गलत आएगा। फॉल्स रिजल्ट, जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका फॉल्स रिजल्ट, ये फॉल्स रिजल्ट भी विंडो ड्रेसिंग टाइप का ही पॉइंट है ये। जो विंडो ड्रेसिंग हमने किया, विंडो ड्रेसिंग में बताया गया कि जानबूझ करके अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया। कल मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए थे मैनिपुलेशन के, तो उसी बात को यहाँ पे जनरलाइज करके लिखा गया फॉल्स रिजल्ट्स की। अगर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो आपका रेशियो एनालिसिस आपको सही रिजल्ट्स नहीं दिखा है। क्या लिखा है देखें, इसे रीड करते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट होते हैं। देयर फोर द रिलायबिलिटी ऑफ रेशियो एंड इट्स एनालिसिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बन रहे हैं, इसलिए रेशियो एनालिसिस की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने सही है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है तो रेशियो भी आपका गलत हो जाएगा। सो इफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड नॉट फेयर, नॉट ट्रू एंड नॉट फेयर, एनालिसिस विल गिव अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द अफेयर्स। तो एनालिसिस जो है वो गलत पिक्चर दिखाएगा कंपनी के अफेयर्स के बारे में। सो फॉल्स रिजल्ट, यहाँ तो इन्होंने पॉइंट एक जनरल सा लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो रेशियो सही रिजल्ट देगा, वरना गलत देगा। यहाँ पॉइंट लिखा विंडो ड्रेसिंग की, जानबूझ करके मैनिपुलेशन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत तरह से दिखाया गया। तो दोनों पॉइंट सिमिलर है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, आप इनको सिंगल पॉइंट पे लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। दूसरी चीज़, जब हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। करंट असेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। पर कई सारे और फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी कंपनी के अच्छा चलने में या ख़राब चलने के अंदर मैटर करते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपकी स्कूल का। आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके स्कूल का मान लीजिए मेरे पास रिज़ल्ट आता है, इस बच्चे के इतने मार्क्स है, इस बच्चे के इतने मार्क्स है, तो दैट इज़ नंबर वन थिंग। इससे इसको देखकर मैंने स्कूल के बारे में एक वो बना लिया इमेज कि स्कूल ऐसी है। लेकिन कई सारे फैक्टर होते हैं जो नंबर्स में नहीं आते। मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ के सारे टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, बिल्कुल डांटते मारते नहीं हैं, प्यार से समझाते हैं, और उनको जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में उनको कोऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो चीज़ है, ये जो ट्यूनिंग है टीचर की और स्टूडेंट्स की, ये ट्यूनिंग कहीं पे भी मार्क्स में नहीं दिखेगी आपको। 100 में से 80, 100 में से 70, 100 में से 60, ये तो नंबर्स है। तो क्वालिटेटिव, इन चीज़ों को क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कोई स्कूल ऐसा है जहाँ पर पंखे भी नहीं है, लाइट ही नहीं आती है, बच्चे पूरा दिन गर्मी में पढ़ते रहते हैं, नंबर्स देख के मालूम नहीं पड़ेगा क्वालिटेटिव फैक्टर को। कोई स्कूल ऐसा है टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चे हमेशा स्कूल में प्रेशर में रहते हैं, पढ़ाई जाते हैं स्कूल पर प्रेशर में रहते हैं, टीचर सारे स्ट्रिक्ट ही हैं। ये क्वालिटेटिव फैक्टर है, कहीं नंबर्स में नज़र नहीं आएगा।
तो इसी तरह से कोई कंपनी होती है, कंपनी में जैसे ऑफिस जाते हैं लोग काम करने के लिए, कई ऑफिसेज में माहौल बड़ा टेंस होता है, हमेशा प्रेशर होता है, उनका बॉस हमेशा पीछे पड़ा रहता है, ये करके दे वो करके दे, वो डांटता रहता है हमेशा। तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर है। अब कंपनी के प्रॉफिट हो सकता है अच्छे आ रहे हो, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ रहे हो, लेकिन फिर भी वो कंपनी अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पे माहौल ही ऐसा टेंस है। तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर जो है ये रेशियो एनालिसिस बताता नहीं है। या कोई कंपनी, उसका टॉप मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस्ड है, मैनेजमेंट की क्वालिटी, अच्छा मैनेजमेंट है, ख़राब मैनेजमेंट है, ये सारी बातें रेशियो एनालिसिस कंपनी के बारे में नहीं बताता, लेकिन इनका स्टडी करना भी ज़रूरी है किसी भी कंपनी के बारे में अच्छे से जानने के लिए। हम क्या बोल रहे हैं, रेशियो एनालिसिस का स्कोप नंबर्स तक लिमिटेड है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स रेशियो एनालिसिस में नहीं आते। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियोज, देर इज़ नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो अगेंस्ट विच अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड। कोई स्टैंडर्ड रेशियो दुनिया में नहीं है। जैसे करेंट रेशियो का मैं आपको बता रहा हूँ, करेंट रेशियो का आपको एक फार्मूला भी सिखाया गया है। अगर आप रियल लाइफ में जाओगे तो कोई कंपनी कुछ मेथड फॉलो करती है, कोई कंपनी कुछ मेथड फॉलो करती है। जैसे लूज टूल स्पेयर पार्ट्स है, कोई लूज टूल स्पेयर पार्ट्स को ले लेगा, कोई छोड़ देगा, कोई किसी चीज़ को करंट एसेट मानेगा, कोई किसी चीज़ को करंट लाइबिलिटी मानेगा। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है एज ऑफ नाउ, आज की डेट में। सो देयर इज़ नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो अगेंस्ट विच अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड। तो ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है थोड़ा बहुत, मतलब बहुत हद तक कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। मे नॉट बी कंपेरेबल, अकाउंटिंग रेशियोज मे नॉट बी कंपेरेबल इफ़ डिफरेंट फर्म्स फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। कई सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती है, अगर अलग अलग फर्म्स अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करेगी तो उनके रिजल्ट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आप लोगों को याद है क्या होते हैं दोनों मेथड्स डेप्रिसिएशन के? क्लास 11th में पढ़े थे? यस सर। याद है? तो दोनों मेथड डेप्रिसिएशन लगाने के हैं, लेकिन दोनों ही से ही डेप्रिसिएशन अलग अलग आएगा। अब एक कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है, एक कंपनी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करती है, तो चाहे दोनों बराबर की कंपनियां हैं, लेकिन उनका डेप्रिसिएशन अलग अलग मेथड के कारण डिफरेंट आएगा, उनका प्रॉफिट अलग हो जाएगा। फिर हम अगर उनका नेट प्रॉफिट रेशियो कंपेयर करेंगे तो हमारा डिसीजन मेकिंग सही नहीं आने वाली है। यहाँ पर बात क्या लिखनी है हमें कि अकाउंटिंग रेशियोज मे नॉट बी कंपेरेबल इफ़ different accounting policies are followed. Accounting ratios may not be comparable if different accounting policies are followed by different companies. अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग अगर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है तो हम कंपेयर करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। पांचवा आ गया, प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। देखिए, प्राइस लेवल चेंजेस का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, दो कंपनियां हैं, कंपनी ए है, कंपनी बी है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। मान लीजिए दोनों कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। कंपनी ए कब लगी थी? 2001 में लगी थी। ये 2001 में स्टार्ट हुई थी। कंपनी बी अभी 2020 में स्टार्ट हुई है, 2 साल पहले। दोनों कार बनाती है कंपनियां, एक ही तरह की कार। मान लीजिए एसयूवीज़ बनाती, दोनों कंपनियां एसयूवीज़ बनाती हैं। अब कंपनी ए 2001 में स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदे होंगे, मशीन्स वगैरह सब खरीदे, वो सब 2001 में उन्होंने परचेज़ किए। सारी मशीन्स, बिल्डिंग, व्हीकल, जो भी इनके पास एसेट्स थे वो सब 2001 में खरीदे गए हैं। कंपनी बी क्योंकि आज स्टार्ट हुई है, तो इनके मशीन्स ये सब आज खरीदे गए हैं, ये सब आज खरीदे गए हैं। अब 20 साल के अंदर आपको सबको पता है महंगाई तो सारी दुनिया में होती है,
जो मशीन यहाँ पर 1 लाख की थी, हो सकता है वो मशीन यहाँ पर आज 10 लाख की हो। सेम मशीन है, कार बनानी है दोनों कंपनियों को, तो मशीन है सेम, ये 1 लाख की थी, ये 10 लाख की है। यहाँ बिल्डिंग इन्होंने खरीदी मान लो 50,000 की, आज इनको ये पड़ेगी 5 लाख की। यहाँ इन्होंने कुछ व्हीकल्स खरीदे थे 20,000 के, यहाँ इनको पड़ेंगे 2 लाख के। ठीक है ना। इनके टोटल एसेट्स कितने हो गए? इनके टोटल एसेट्स हो गए 1,70,000 के, इनके हो गए 17 लाख के। अब जो भी रेशियो आप टोटल एसेट्स वाला कर लगाओगे तो कंपनी बी के टोटल एसेट्स आपको ज़्यादा वैल्यू के नज़र आएंगे। कंपनी बी के टोटल एसेट ज़्यादा वैल्यू के नज़र आएंगे। असेट सेम है, वही मशीन यहाँ पर है, वही मशीन यहाँ पे है, वही बिल्डिंग यहाँ है, वही बिल्डिंग यहाँ है, वही सब कुछ सेम है, लेकिन महंगाई जो हो जाती है चीज़ के अंदर, उसके कारण यहाँ पे आपका रेशियो गलत कंपैरिजन आपको दिखाएगा। सो रेशियो एनालिसिस क्या कर रहा है? प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसीडर्ड। प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं कर रहा। बेसिकली ये रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिमिटेशन है कि जो आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ये सारे के सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे बनते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आप जर्नल एंट्री डालोगे वो उस प्राइस पे डालोगे जिस प्राइस पे चीज़ खरीदी गई थी। आज उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन एंट्री हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डलती है, परचेज प्राइस पे डलती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल इज एंट्री आर मेड एट परचेज प्राइस। तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्चुअली ये कमी है, लिमिटेशन है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्योंकि रेशो बनते हैं इसलिए रेशो की भी ये कमी हो गई। तो आपको क्लियर दिख रहा है, सब कुछ सेम है कंपनीज़ में, लेकिन कंपनी ए के टोटल एसेट्स कम है, कंपनी बी के टोटल एसेट्स ज़्यादा नज़र आएंगे। जो भी रेशियो में टोटल एसेट्स आता है वो आपको मिसलीडिंग कंपैरिजन यहाँ पे दिखाएगा। क्या कारण है इसका? प्राइस लेवल चेंजेस क्यों नहीं कंसिडर होते? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जब सामान को ख़रीदा गया उस पे एंट्री डाल देते हैं हम, उसके बाद आज उसकी वैल्यू बढ़ गई घट गई वो चीज़ से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। चेंज इन प्राइस लेवल मतलब बेसिकली महंगाई या सस्ताई से इसका मतलब है affects the comparability of the ratios, but price level changes are not considered in accounting variables from which ratios are computed. This limits the utility of accounting ratios. So false results, accounting financial statements अगर गलत बने हुए हैं तो गलत रिजल्ट आएंगे। क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, स्टैंडर्ड रेशियो कोई है नहीं। अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है अलग अलग कंपनीज तो रेशियोज कंपेरेबल नहीं रहते। प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं किया जा रहा। विंडो ड्रेसिंग अगर हो गई तो रेशियोज इररेलेवेंट हो जाते हैं। 0.6 और 0.1 सिमिलर है। और सातवां आ गया पर्सनल बायस। पर्सनल बायस क्या मतलब होता है? पर्सनल बायस का ये तो आप लोगों ने खूब टर्म सुनी होगी। पर्सनल बायस, व्हाट इज पर्सनल बायस? सर जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है पर वो असली में होती नहीं है तो बायसनेस। हाँ, कोई चीज़ अच्छी हमें अच्छी लग रही है बट वो चीज़ अच्छी हो ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कोई मूवी आप देखने जाते हो, मुझे तो अच्छी लगी है ना, बट ज़रूरी नहीं है कि मुझे अच्छी लगी इसका मतलब मूवी अच्छी थी। हो सकता है लोगों को पसंद नहीं आई हो, ज़्यादा मूवी चली ना हो, तो दिस इज़ पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, हम उसको मान नहीं रहे क्योंकि हमारा उस चीज़ से कोई कनेक्शन है, इसलिए हम उसको अच्छा मान रहे हैं, हम उसको ख़राब मान रहे हैं। दिस इज़ पर्सनल बायस। जैसे हर पेरेंट्स को अपना बच्चा तो अच्छा लगता ही लगता है, तो दिस इज़ पर्सनल बायस। हो सकता है अपने बच्चे ने गलती करी है तो हम गलती मान लें, बट ऐसा नहीं होता। पर्सनल बायस, दिस इज़, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ पर्सनल बायस का। स्कूल में टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स के लिए उनका बायसनेस ज़्यादा होता है कि भाई ये स्टूडेंट अच्छा है, ये ख़राब है।
वो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, अपने आप बायस बनता है कुछ कुछ कारणों से। तो दिस इज़ पर्सनल बायस। जिसको आप ख़राब मान रहे हो सकता है वो ख़राब नहीं है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी एक टीचर ने अपना व्यू बना लिया, बायसनेस आ गई, तो बायसनेस आ गई। कंपनी का सीईओ है, कंपनी के रिजल्ट्स आ गए, रेशियो ख़राब आ रहा है, मान लीजिए रेशियो कुछ भी आ रहा है, फिर भी वो नहीं मान रहा है कि नहीं ये तो ख़राब नहीं, ये तो अच्छा है, इस कारण से ऐसा दिख रहा है, इस कारण से ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन मेरी कंपनी अच्छी है। जब रेशियो ने आपको बता दिया भाई ये 2:1 है, 3:1 है, तो ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन मतलब कि भाई इससे क्या बात निकल के आ रही है, कुछ अच्छा हमें पता पड़ रहा है, कुछ ख़राब हमें पता पड़ रहा है, तो हमें एक ओपिनियन बनानी पड़ती है। तो वो ओपिनियन जो हम बनाते हैं उसमें बायसनेस आ सकती है। सो पर्सनल जजमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, पर्सनल जजमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर रहता है। इसलिए अकाउंटिंग रेशियोज आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम दिस लिमिटेशन। तो पर्सनल बायस से अकाउंटिंग रेशियोज भी छूटे हुए नहीं हैं, उन पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। तो डिफरेंट लोग उसी रेशियो को देख करके डिफरेंट ओपिनियन बना लेते हैं। कोई जना किसी रेशियो को देखेगा बोलेगा ये अच्छा है, कोई जना उसी रेशियो को देखेगा कि ख़राब है। तो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग व्यू बनाते हैं। तो पर्सनल बायस रेशियो एनालिसिस में रहता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये आपकी 5-6 लिमिटेशन है, इतनी सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 3 लिमिटेशंस आप याद रख लो, 3 लिमिटेशंस दैट इज़ सफिशिएंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। कल को आप बड़े होगे, किसी कंपनी में जाके आप जॉब करोगे, या आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करोगे कहीं पे, तो आप रेशियो एनालिसिस को यूज़ करोगे। मतलब ये चीज़ ऐसी है, पूरी दुनिया में यूज़ होती है रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रेशियो एनालिसिस की कमियां हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि जो रेशियो दिखा रहा है सब चीज़ सही दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपको उसकी कमियां मालूम होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको अपना डिसीज़न वहाँ पर लेना है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। एक और इसके अंदर चीज़ रहती है, एक ये फ़ाइल मैंने अभी कंप्लीट करी नहीं है, तो मैं आपको एक फ़ाइल बना करके दे दूँगा। इसमें सारे रेशियोज़ के नाम लिखे हुए हैं। वन लाइन में, वह एक सेंटेंस में रेशियो है क्या चीज़। तो ऐसा एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ करेंट रेशियो या व्हाट इज़ क्विक रेशियो। तो आपको एक सेंटेंस में लिखना आना चाहिए उसके रेशियो की डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में बेसिकली उसकी डेफिनेशन मिलेगी कि क्या होता है रेशियो। दो चीज़ों से देखिए इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। एक तो हो गया आपका एग्ज़ाम में 1 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा प्रैक्टिकल में वाइवा में रेशियो के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। इसलिए भी आपको पता होना चाहिए करेंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, आइडियल रेशियो क्या है। जो बुक में लिखा है वही मैं आपको यहाँ लिख के दूँगा। क्या बेटर है, हाई होना अच्छा है, लो होना अच्छा है, वो मैं आपको यहाँ लिख करके दूँगा। और अगर कुछ इससे रिलेटेड रिमार्क्स ऐसे, मान लिए करेंट रेशियो है, हाई तो अच्छा है लेकिन वेरी हाई करेंट रेशियो अच्छा नहीं है, ये यहाँ पे रिमार्क लिख करके, तो एक समरी आपको छोटी सी हो जाएगी हर एक रेशियो के बारे में कि उसको इंटरप्रीट किस तरह से करना है। तो ये मैं आपको बना करके दे दूँगा। इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं, बस इसमें है क्या ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर रेशियो का कंप्लीट होता है। ये भी आपको याद रखना, कई बार इसका भी छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि नेम एनी टू लिक्विडिटी रेशियोज़ या नेम एनी टू टर्न ओवर रेशियोज़। तो ये रेशियोज़ के नाम भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ये इसमें आपको कहाँ टेबल दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। लिक्विडिटी रेशियोज़ क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज़ क्या होते हैं, एक्टिविटी रेशियोज़ क्या होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ क्या होते हैं। 2 यहाँ पे ये हैं, 4 यहाँ पर ये है, 4 यहाँ पर ये एक्टिविटी रेशियोज़ हैं और 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं। अच्छा, ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। क्या आपके स्कूल में इसके अलावा और कोई रेशियो पढ़ाया गया है, अगर आप लोगों को याद हो तो।
नहीं। सिर्फ यही रेशियो पढ़ाए हैं यस सर। और बाकी लोगों के स्कूल में? आप अपने स्कूल में एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी टीचर ने पढ़ाया है कि सिर्फ यही रेशियोज पढ़ाए हैं, इसके अलावा भी कोई और रेशियो पढ़ाए हैं। अगर कोई और रेशियो पढ़ाए हैं तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अब ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, चलिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने पहले कहीं सुना होगा या आप लोगों को कुछ आइडिया होगा, क्लास में कहीं पढ़ा होगा, खुद एग्ज़ाम के टाइम किया होगा डिस्कस। क्या होता है, व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ये आप अपने मन से सोच सकते हो भाई कैश फ्लो क्या होता होगा। सर मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ओके, और बताइए। हाँ सर, ये एक समरी होती है जहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट की सारी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है एक साल में वो करते हैं। समरी ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, और समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और क्या होता है, व्हाट इज़ कैश फ्लो? अगर आपका कुछ अपना बिजनेस चल रहा है तो क्या होगा कैश फ्लो? कई सारी चीज़ें देखो, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फिर एक कैश बुक हो गई, फिर हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। जब हम कैश फ्लो का मीनिंग जानेंगे हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये दूसरी चीज़ क्या है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, ये क्यों बनाया जा रहा है, वो क्यों नहीं बनाया जा रहा है, किसका क्या काम है, वो सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी यहाँ पे बोला गया। व्हाट इज़ मनी? मनी का आना और जाना फाइन, पर मनी होता क्या? व्हाट इज यहाँ मनी, किस चीज़ को आप बोल रहे हो? मैं- कैश। मैंने सेल करी, मैंने सेल करी, अ, मान लीजिए मैं लैपटॉप सेल करने का मेरा शोरूम है, मैं लैपटॉप सेल कर रहा हूँ। तो मैंने क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल ऑफ लैपटॉप, ठीक है ना। 1 लाख रुपए का मैंने लैपटॉप सेल किया। क्या मनी का इनफ्लो या मनी का आउटफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है? नो नो सर सर। नहीं हुआ है। मनी का आउटफ्लो नहीं हुआ, तो मतलब ये मनी नहीं है। फिर मनी क्या है फिर देन? सर कैश। कैश है। तो यहाँ मनी को मनी टर्म यहाँ पे लूज टर्म है बड़ी, मनी को हटा करके हम यहाँ पे लिखते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑलरेडी बना ही रहा हूँ। मैंने एक लैपटॉप 1 लाख रुपए का बेचा, है ना, तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल आएगी, प्रॉफिट भी आएगा डेफिनेटली अगर मैंने बेचा। ये तो एक लैपटॉप है, मान लो मैंने 100 लैपटॉप बेच दिए, 100 लैपटॉप मैंने बेच दिए, तो मेरे पास कितने रुपए की हो गई सेल? 1 करोड़ रुपए की सेल हो गई, है ना। 1 करोड़ की सेल तो बहुत हो गई। इस पे अगर नेट प्रॉफिट रेशियो में 15% का भी पकड़ता हूँ, इंटू 15/100, तो 1.5 लाख, सॉरी 15 लाख रुपए का तो मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये मेरी सेल्स हो गई 100 लैपटॉप बेचने पे। 15 लाख का प्रॉफिट 1 साल में तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 1 करोड़ की मेरी सेल है,
ये मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला, भी अंदाजे के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से निकाल लिया। नेट प्रॉफिट रेशियो मान लीजिए मेरा पास्ट ईयर्स का 15% है, सेल पे 15% मैं नेट प्रॉफिट अर्न करता हूँ, तो मैं सेल का 15% निकाल के यहाँ मेरा 15 लाख का प्रॉफिट आ गया। क्या ये बिज़नेस अच्छा चल रहा है? Yes, sir. अच्छा चल रहा है। सर रिमी ने बोला कि दिस बिजनेस इज़ रनिंग वेल, अच्छे से बिज़नेस चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैंने जो 100 लैपटॉप बेचे थे, मैंने ये 100 लैपटॉप बेचे किसको थे? मैंने 100 लैपटॉप बेचे थे गवर्नमेंट को। जैसे आप देखते हो कि कई कई स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करती है। कई जगह आपने ऐसी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं इनके बारे में सुना होगा। सुना है किसी ने ऐसी स्कीम्स के बारे में कि गवर्नमेंट? यस सर। सुना है, Yes. दक्ष ने सुना है, वाणी ने भी सुना है। अब होता क्या है, जब भी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम चला देती है, कंपनी से लैपटॉप खरीद भी लेती है, बांट भी देती है, लेकिन उस कंपनी को पेमेंट नहीं करती है टाइम से। गवर्नमेंट के पास भी पैसे की कमी रहती है, वो पेमेंट बहुत लेट 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 पेमेंट करती है। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये बिज़नेस अच्छा चल रहा है ना, लेकिन अब मैं आपके यहाँ पर एक और बात डालता हूँ कि पेमेंट रिसीव्ड ओनली फॉर 20 लैपटॉप्स। पेमेंट मुझे सिर्फ 20 ही लैपटॉप का मिला है, बाकी 80 लैपटॉप का पेमेंट ही नहीं मिला अभी तक। मिलेगा बाद में, कभी मिलेगा, अभी तक 80 लैपटॉप का पेमेंट मुझे मिला नहीं है। अभी ये बिज़नेस अच्छा चल रहा है? No, sir. क्यों नहीं अच्छा चल रहा है भाई? सेल तो हुई है ना, सेल हुई है, प्रॉफिट हुआ है भाई, प्रॉफिट ही तो कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। सर फिर कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है जिससे उससे कंपनी क्या? का ग्रोथ हो सके। नहीं, ग्रोथ तो सेल हो रही है ना। अगले साल गवर्नमेंट ने मुझे एक ऑर्डर और दे दिया, बोले अगले साल 200 लैपटॉप और दे देना। सर बट कैश तो नहीं आ रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है कैश नहीं आ रहा है तो सर उससे परचेज फिर नहीं होगा आगे। सर फिर सप्लाई नहीं हो पाया। कैश नहीं आ रहा है तो क्या होगा? सर सर परचेज नहीं हो पाएगा, क्या चीज़ परचेज नहीं हो पाएगा? सर आगे का जो भी एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा वो नहीं हो पाएगा हमारा, अगर कैश हमारे पास में नहीं है तो, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कैश इज़ नॉट रिसीव्ड। तो मैंने आगे सेल कर दी, मुझे गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, दैट इज़ फाइन, एक बात हो गई। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जो लोग मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं या जिनसे मैं लैपटॉप ख़रीद के बेच रहा हूँ वो भी पैसा नहीं लेंगे। मैं उनको थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट ने नहीं दिया, मैं भी तुमको नहीं दूंगा। वो ऐसा नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे हम तुमको देते ही नहीं सामान आगे से। या जो नौकरी कर रहे हो छोड़ के चले जाएंगे, हम तो कहीं और काम कर लेंगे, उनको तो कैश चाहिए। सो वाइल मुझे आगे से कैश आए ना आए, मुझे तो आगे देना ही पड़ेगा। और अगर कैश नहीं मिला यहाँ अगर कैश नहीं मिला तो लोग मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ देंगे, एम्प्लॉयज़ विल लीव, मटीरियल सप्लायर विल नॉट सप्लाई मटीरियल, मटीरियल सप्लायर मटीरियल नहीं देगा, एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। तो इन स्पाइट ऑफ अर्निंग 15 लाख प्रॉफिट अ ईयर, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। 15 लाख रुपए एक साल का प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश नहीं है मेरे पास में। कैश होना आपके पास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर हमें क्या इंपॉर्टेंस बता रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना पड़ता है? वो इसलिए बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन वो कैश कितना मिला नहीं मिला वो सब चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मालूम नहीं पड़ती है आपको, है ना। तो डज नॉट मीन कि भाई सब कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट की P&L की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। P&L की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये नहीं दिखाता कि कितना कैश आया कितना कैश गया, वो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नहीं बता रहा है। और जैसा कि हमने यहाँ जाना कि वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें एक अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। P&L अकाउंट से हमारा काम नहीं चलेगा। एक एग्जांपल और बनाते हैं हम। मान लीजिए आपको अपने आपके पापा ने बोला कि अब तुम बड़े हो गए हो, हर महीने तुमको मैं 1,000 रुपये की पॉकेट मनी दूंगा,
ठीक है ना, आपकी पॉकेट मनी फिक्स हो गई, पॉकेट मनी एवरी मंथ ₹1000। ये पापा ने बोला कि आपको हर महीने पॉकेट मनी मिलेगी, प्रॉमिस कर दिया पापा ने आपको। नए साल का रेजोल्यूशन 1 जनवरी 2023, हर महीने तुझे ₹1000 की पॉकेट मनी मिलेगी। आपने जोड़ ली, पाप खुश हो गए, आपने जोड़ लिया यार, साल के 12,000 मिलेंगे। एनुअल इनकम आपकी कितनी हो गई? ₹12,000 की। आपने प्लान कर लिया कि इसमें से मैं इतने पैसे बचा लूँगा, इतने पैसे की नई ड्रेस मैं परचेज़ कर लूँगा, इतने पैसे से मैं जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों के साथ मूवी देखने जाऊँगा, वहाँ पे उनको पार्टी भी दे दूँगा। एक बहुत अच्छा लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है अप्रैल के अंदर, वहाँ लाइव कॉन्सर्ट भी देखने जाऊँगा। आपने पूरी प्लानिंग कर ली अपनी, 12,000 आपकी इनकम होने वाली है। लेकिन जब पैसे देने का टाइम आया, पापा ने आपको जनवरी में दिए, फरवरी में दिए, मार्च में दिए, अप्रैल में नहीं दिए। मना नहीं किया उन्होंने, उन्होंने बोला यार अगले महीने ले लेना। चलो ठीक है, मई आ गया, अगले महीने ले लेना, जून आ गया, अगले महीने ले लेना, जुलाई आ गया। तो आपके सारे प्लान्स सारे वर्क नहीं करेंगे। जब तक कैश हाथ में नहीं आएगा तब तक वो प्लान आपके वर्क करेंगे नहीं, आप वो चीज़ खर्चा कर ही नहीं सकते आप। तो इसलिए इनकम है आपकी, पापा मना नहीं कर रहे, वो किसी दिन दे भी देंगे आपको, 4 महीने बाद दे देंगे, 5 महीने बाद दे देंगे, लेकिन इनकम है, लेकिन कैश नहीं है आपके पास में। कैश होना साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश जब तक नहीं होगा तब तक आपका काम यहाँ पे चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ आ रही है कि P&L अकाउंट से सिर्फ काम नहीं चलता, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना ज़रूरी है, जो हमें कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बारे में बताए। भाई कितना कैश आया मेरे पास, कितना कैश गया मेरे पास से, अब कितना कैश बचा, ताकि हमें हमेशा मालूम रहे कि भाई पैसे की कमी तो नहीं हो रही है कहीं। ठीक है ना, ये एक एंगल देखा, आपको लग रहा होगा कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट ही सब कुछ है। अब हम इसको एक दूसरा नज़रिया देखते हैं। जोमेटो से सामान किसने किसने मंगाया है घर पे? कभी भी जोमेटो कंपनी से किसने किसने अ, सामान मंगाया है? खाने की चीज़ डिलीवरी होती है जोमेटो से। यस सर। Yes, sir. दक्ष ने मंगाया, रिम्मी ने मंगाया, यस और सर। वाणी ने मंगाया, श्रेया ने। यस सर। ओके, अच्छा, तो आप लोगों ने ऐप खोल के देखी, उसके अंदर जो भी खाने की चीज़ें मिल रही होती है उस पर कुछ डिस्काउंट्स होते हैं? Yes, sir. होते हैं डिस्काउंट, है ना, और डिस्काउंट भी अच्छे अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं बहुत कम डिस्काउंट होते हैं, बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट वहाँ पे होते हैं। आपने कभी सोचा कि भाई वो इतने डिस्काउंट कैसे दे रहा है? भाई जब कोई सामान, कोई अगर मान लीजिए आप कचौरी बाज़ार में जाके खाते हो या समोसा बाज़ार में खाते हो, बाज़ार में ₹20 का मिलता है, वो मुझे ऐप के ऊपर ₹18 का कैसे दे रहा है फिर? अगर ₹20 का बाज़ार में मिल रहा है, वो मुझे ₹18 का कैसे दे रहा है? सर वो जो अपने इन्वेस्टर से फंड्स लेते हैं वो यूज करते हैं, जोमेटो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, लॉस में है वो। ओके, सो गुड आंसर। सो उनको फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम देयर इन्वेस्टर्स, है ना, उनको फंड्स मिल रहा है अपने इन्वेस्टर्स से। चलो, इस पे जोमेटो पे आने से पहले मैं एक और आसान सा मैं एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने रिम्मी को बोला कि रिम्मी तुम अपना बिजनेस शुरू करो, किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कि आप अपना बुटीक शुरू कर दो, कपड़ों का बिज़नेस शुरू कर दो, जो भी पैसे है मैं दूंगा आपको पैसे। रिम्मी ने बोला मुझे आता ही नहीं है बिज़नेस करना, आप मुझसे क्यों बिज़नेस करवा रहे हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम करते करते सीख जाओगे, शुरू कर दो। रिम्मी ने बोला नहीं मैं करूँगी, फिर मुझे लॉस वॉस हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं और पैसे दे दूँगा। रिम्मी ने बोला फिर लॉस हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं और पैसे दे दूँगा। रिम्मी ये बोली कि मैं बार बार लॉस करते जाऊँगी। मैंने बोला मैं बार बार पैसे तुमको देते जाऊँगा। क्या कभी रिम्मी का बिज़नेस बंद होएगा? नो सर। क्यों बंद नहीं होगा?
क्योंकि आप पैसे दे रहे हो इसीलिए। मैं पैसे दिए जा रहा हूँ, रिम्मी लॉस, मैंने रिम्मी को 1 लाख रुपए दिए, है ना, मैंने रिम्मी को 1 लाख रुपए दिए, रिम्मी ने अपना बिजनेस शुरू किया, रिम्मी ने सारे पैसे गंवा दिए, उसके यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, सामान वगैरह भी वो खरीदती है, उसने सारे गंवा दिए, लॉस में है। लॉस में है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो लॉस शो करेगा, P&L अकाउंट लॉस शो करेगा। लेकिन कैश, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, P&L अकाउंट जो है वो लॉस दिखाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट सरप्लस कैश दिखाए, सरप्लस मतलब भाई कैश ज़्यादा है, पेमेंट कम हुआ, कैश ज़्यादा है, सरप्लस दिखाएगा। मैं और 10 लाख रुपए दे दूंगा उसको, वो फिर लॉस कर देगी, गंवा देगी सारे पैसे, P&L अकाउंट लॉस दिखाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट सरप्लस दिखाएगा। मैं बोलूँगा ले इस बार 1 करोड़ रुपए ले ले, ठीक है ना, वो फिर अच्छे से बिजनेस नहीं चलाएगी, फिर लॉस कर देगी या लॉस कर देगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सरप्लस आएगा, ये बिज़नेस कभी बंद ही नहीं होगा। तो रियल स्ट्रेंथ बिजनेस की कैश में है। अगर कैश मेरे पास आता रहे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। आप अपने ऊपर पर्सनल लाइफ में करके देखो, आपको अपना खर्चा करना है, अगर आपको पैसा मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, तो आपको क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की, आपको क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, आपको क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। एज लॉन्ग एज कैश आ रहा है जब तक सब ठीक है। सो P&L अकाउंट अच्छा, लेकिन सिर्फ कैश आ रहा है, ये रिम्मी भी खुश कि भाई हाँ ठीक है कैश आ रहा है, सरप्लस कैश फ्लो में दिख रहा हो, P&L बनाती नहीं, उसने अपना P&L देखा ही नहीं कभी। लेकिन कब तक वो मेरे दिए हुए पैसे से बिजनेस चलाएगी? अल्टीमेटली अपने पैर पे खड़े होना ज़रूरी है। अपने पैर पे बिजनेस कब खड़ा होएगा? जब बिजनेस अपना खुद का प्रॉफिट कमाएगा। अगर बिजनेस ने अपना प्रॉफिट नहीं अर्न किया तो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा बाहर वालों के दिए हुए पैसे के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी आपको P&L का इम्पोर्टेंस भी समझ आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। और सिर्फ कैश सरप्लस होने से कुछ नहीं होता भाई। कैश में तो पैसा लोन लेकर भी आ जाएगा, कैश में पैसा उधार लेके आ जाएगा, और किसी से पैसा इन्वेस्ट करवा लो, कैश में तो पैसा कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट आएगा बिज़नेस को अच्छे से चलाने से, अच्छी पॉलिसीज से, अच्छे मैनेजमेंट से प्रॉफिट आएगा। तो जैसे ज़ोमैटो है, पेटीएम है ना, ये सब और भी कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि लॉस के अंदर चल रहे हैं। ये सब लॉस में चल रहे हैं, इनको फ़ॉरेन से फंडिंग होती रहती थी, फ़ॉरेन से पैसा मिलता रहता था, और ये अपना बिज़नेस चलाते रहते थे, दबा के एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं उनको बहुत खुला खाता है वहाँ पे, वो अपने पार्टी करो, एक नए तरह का कल्चर वहाँ पे बिल्ड हो रहा है ना। जब तक पैसा बाहर के जो इन्वेस्टर थे उनसे पैसा इनको मिल रहा था, लेकिन P&L अकाउंट में लॉस में है, क्योंकि भाई आप जब नेचुरली जब आप ज़्यादा खर्चा करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करोगे, डिस्काउंट दोगे, तो प्रॉफिट नहीं होगा आपको। अब P&L में लॉस में है, फिर हुआ क्या, ये जब तक प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा ले रहे थे, प्राइवेट इन्वेस्टर से, फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शेयर्स का पब्लिक इशू निकाल दिया। जो आपने कंपनी अकाउंट्स के इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था, इन्होंने शेयर्स का, शेयर मार्केट में शेयर्स इन्वेस्ट कर, वहाँ से पैसा लिया, IPO निकाला। तब शेयर मार्केट में ये चीज़ नहीं चलती है। शेयर मार्केट में तो अगर P&L में आपका प्रॉफिट अच्छा है तो आपकी कंपनी के प्राइसेस अच्छे रहेंगे, वरना फिर आपकी कंपनी के प्राइसेस अच्छे नहीं रहेंगे। तो इनका इशू आया, पब्लिक इशू आया, जैसे फेस वैल्यू उनकी है, फेस वैल्यू जितनी थी शेयर की सर 20 हाँ जी 2100 थी, अब 700 है। हाँ, so जोमेटो की 2100 था एक शेयर का, अब 700 है। जोमेटो का नहीं, जोमेटो yes, तो आई थिंक 100-150 रुपये का था, पेटीएम शायद 2100 रुपये का रहा होगा, है ना। तो जस्ट मेरे को एग्जैक्ट प्राइसेस इनके ध्यान नहीं है, पर कहने का मतलब है कि जैसे पेटीएम का शेयर 2000 रुपये का था, अब आज 500 रुपये का रह गया। जस्ट मैं ऐसे अंदाजे हाँ, से बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं। तो इन्वेस्टर्स का पैसा 2100 यहाँ पर का डूब गया। पेटीएम। हाँ, तो इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने देखा भाई ये कंपनी तो प्रॉफिट में नहीं है,
इसलिए इसके शेयर हमें ख़रीदने नहीं है। तो सिर्फ कैश फ्लो ही ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ज़रूरी है। पी एंड एल का अपना इम्पोर्टेंस है, कैश फ्लो का अपना इम्पोर्टेंस है। सिर्फ पी एंड एल से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ कैश फ्लो से भी आपका काम नहीं चलेगा। तो ये आपको एक कंपैरिजन बता रहा है पी एंड एल और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच में। लेकिन कैश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका मॉनिटरिंग आपको करना वेरी नेसेसरी। तो पी एंड एल और कैश फ्लो में आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ आया होगा। अब कैश फ्लो और कैश बुक में क्या डिफरेंस है? कैश बुक में भी क्या होता है? कैश बुक पढ़ा आप लोगों ने क्लास 11th में या नहीं पढ़ा है? यस सर। दक्ष ने पढ़ा है, बाकी वाणी आपने पढ़ा है कैश बुक? यस सर। रिम्मी आपने पढ़ा है कैश बुक? श्रेया ने पढ़ा कैश बुक? नो सर। अच्छा, तो आप लोगों ने, चलिए ठीक है। कैश अकाउंट हम बनाते हैं कंपनी वाले चैप्टर में, वो तो पता है कैश अकाउंट यस यस सर। सर। है ना। कैश अकाउंट जब एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी मिलता है तो कैश अकाउंट में यस डेबिट सर। की तरफ आप लिखते हो। अगर कुछ यस। पैसा खर्च होगा तो कैश अकाउंट में हम क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। तो कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों चीज़ आपकी, दोनों में कैश है। इसमें भी सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं। कब कैश आया तो हमने डेबिट कर दिया, कैश गया तो क्रेडिट कर दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसमें भी कैश ही आएगा, कैसे बनाते हो हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पेंडिंग रखो कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, कि जब तक मैं आपको स्टेटमेंट क्या होता है वो नहीं बताऊंगा तब तक आपको डिफरेंस दोनों का समझ नहीं आएगा। पर हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। पी एंड एल में हमें पता पड़ गया पी एंड एल और कैश फ्लो का डिफरेंस, कैश फ्लो और कैश बुक का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। सो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बिल्कुल एक लेमन टर्म्स में अगर हम बताएं तो ये हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है। इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है कि भाई एक तरफ लिख लो कि इनफ्लो कहाँ से आया, कहाँ से आया, एक तरफ लिख लो आउटफ्लो कहाँ से आया, माइनस करके देख लो कि कैश बढ़ गया या घट गया। इस तरह से हमारा बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज़ नॉट एन अकाउंट, इसके नाम में क्या स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है। अगर अकाउंट होता तो डेबिट क्रेडिट होता। कैश बुक इज़ बेसिकली कैश अकाउंट, इसलिए इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है। क्योंकि अकाउंट, हर अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड होगी, क्योंकि हर अकाउंट इज़ अ लेजर अकाउंट। बट ये स्टेटमेंट है, लिस्ट है। स्टेटमेंट क्या होता है? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्टिविटीज़ हमने लिख दी, इससे इतना कैश इनफ्लो है, इससे इतना कैश आउटफ्लो। कोई डेबिट क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है ये। तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पता पड़ गया कि दिस इज़ नॉट एन अकाउंट, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। कैश बुक में डेबिट क्रेडिट साइड होती है क्योंकि वो एक अकाउंट होता है, हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स वहाँ पे याद रखने पड़ते हैं। यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? इट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। यहाँ पैसा आपके पास में आ रहा है, इनफ्लोज बताएगा। यहाँ पैसा आपके पास में जा रहा है, आउटफ्लोज बताएगा। दोनों चीज़ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता पड़ेगी। इनफ्लोज और आउटफ्लोज किस चीज़ के? ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपको यहाँ पता पड़ेंगे, है ना। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ऐसा जानो कि भाई कैश क्या, कैश की यहाँ पे बात हो रही है। अब इनफ्लो आउटफ्लो आपको मिल गया, लेकिन अगर मैं सारा इनफ्लो आउटफ्लो एक साथ लिख दूँ तो मुझे क्या होगा? एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपके स्कूल में मार्क्स आते हैं, अकाउंट्स में अलग, बिजनेस स्टडीज़ में अलग, इकोनॉमिक्स में अलग, तो क्लासीफाई किया गया, अकाउंट सब्जेक्ट में इतना है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इतना है, बिजनेस स्टडीज़ में इतने हैं। ऐसा होता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वब्जेक्ट कुछ नहीं है, पूरा एक ही पेपर आ गया, सब कर दो एक साथ, 500 मार्क्स का नंबर आ जाएंगे। काम तब भी होएगा, आप अलग अलग सब्जेक्ट मत करो, सब मिलाकर के एक ही कर दो। लेकिन फिर क्या होगा?
एनालिसिस करने में दिक्कत आएगी कि भाई ये स्टूडेंट किस एरिया में वीक है। इस कारण से सारी पढ़ाई को अलग अलग सब्जेक्ट में बांटा जाता है। साइंस पढ़ते थे आप पहले, सोशल साइंस पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, तो भाई ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट बनाना। आपको पता है भाई इसको स्टूडेंट को इतनी चीज़ सिखानी है, वो इतनी चीज़ सिखा देते हैं। सब्जेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो रिज़ल्ट आएगा उसको एनालाइज करते वक्त एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरियाज़ ऑफ डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे, पढ़ाने में आसानी रहे, इसलिए सब्जेक्ट क्लासीफाई करते हो आप जीडीपी पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। जीडीपी बेसिकली क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज जितने बने उनको सबको जोड़ लो, दैट इज जीडीपी। आपकी एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। याद है आपको व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स? इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के चैप्टर में है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सर वो कैपिटल गुड्स और वो इंटरमीडिएटरी गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ये। हाँ जी, वही वाला। बाकियों को याद नहीं है? यस सर। यस सर, अब आ गया। कौन कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। और क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। और भी कोई गुड्स होते हैं? और भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है? सर वो वॉर वाले गुड्स और जो नॉर्मल घर पे यूज होते हैं वो वाले गुड्स, उनका नाम नहीं पता। अच्छा, वॉर वाले गुड्स मतलब वॉर वाले मतलब वॉर मतलब युद्ध वाले? हाँ सर, वो वेपन्स और ये जिसमें आते हैं वो सर कैटेगरी। ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल एंड यस, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो हाँ जी। थोड़ा सा इसको हम स्ट्रक्चर कर देते हैं। देखो, गुड्स हो गए आपके फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। पहली स्टेप हो गई फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। फाइनल गुड्स वो जिसको बिना कुछ और उस पर काम किए हुए कंज्यूमर काम में ले सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स वो जो अभी पूरा बना नहीं है, अभी काम अधूरा है, अभी कंज्यूमर की ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में ये अभी काम आ नहीं सकता है। फाइनल गुड्स फिर आपके दो तरह के हो गए, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर आपके चार तरह के हो गए, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सॉरी सेमी ड्यूरेबल, फिर नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ये आपके चार तरह के हो गए। प्रोड्यूसर गुड्स आपके हो गए कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल, ठीक है ना। और जो रॉ मटेरियल है ये बेसिकली यही है, इंटरमीडिएट गुड्स को ही रॉ मटेरियल बोला जाता है। ये आपका पूरा गुड्स का क्लासिफिकेशन है। जितने भी गुड्स के तरीके हैं आपके सब क्लासिफिकेशन। तो पहले हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस किया। क्यों किया ये डिफरेंस हमने? क्योंकि नेशनल इनकम में कैलकुलेशन के टाइम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ देना है, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन किया। भाई जीडीपी क्या है? जीडीपी जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज देश में बने सबकी वैल्यू जोड़ लो, दैट इज़ जीडीपी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से वाले गुड्स को जोड़ूं? क्या जितने बन रहे हैं सबको जोड़ लूं? तो इसलिए फिर हमने क्लासिफिकेशन किया फॉर ईज ऑफ एनालिसिस। तो हमें पता पड़ा कि भाई कुछ गुड्स फाइनल होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं। फाइनल गुड्स को जोड़ना है, इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ना है। पता है आप लोगों को ये बात, या आप भूल गए अभी थोड़ा सा? यस सर। डबल काउंटिंग। यस, डबल काउंटिंग। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को जोड़ा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो ये हमें क्या क्या हुआ? क्लासिफिकेशन से फ़ायदा हो, इसलिए मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। फिर फाइनल गुड्स दो तरह के हो गए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर काम में ले, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूसर। ये दो क्यों किया? इसको दो करने का भी कारण है। इसको दो करने का क्या कारण है? जो आपके वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के? सर हाउस होल्ड, कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। एक मिनट, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट द कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट
और सर नेट एक्सपोर्ट। हाँ जी, वेरी गुड, आप लोगों ने सबने बड़ा अच्छा बताया। तो इसको प्राइवेट नहीं बोल के प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अलग से कुछ नहीं है, इसमें कंजम्पशन भी आता है और इन्वेस्टमेंट भी आता है। गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। चौथा आपका हो गया नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। ऐसे तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स है ये, बट बेसिकली डिमांड या तो हाउस होल्ड से आ रही है, प्रोड्यूसर से आ रही है। हाउस होल्ड अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंजम्पशन करता है। प्रोड्यूसर चीज़ की डिमांड क्यों करता है? क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट, उसको मशीन खरीदनी है, उसको बिल्डिंग खरीदनी है ताकि अपना बिजनेस वो चला सके, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के, ठीक है ना। तो ये 2 जगह से डिमांड आ रही है, इसीलिए इसी को फॉलो करके यहाँ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर 2 जने बने। ये हाउस होल्ड वाला कंज्यूमर बन गया और प्रोड्यूसर गुड्स जो आपका इन्वेस्टमेंट वाला प्रोड्यूसर गुड्स बन गया। तो इसलिए फाइनल गुड्स 2 तरह के होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। फिर कंज्यूमर में आपके ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, सेमी ड्यूरेबल जो 1-2 साल चले, नॉन ड्यूरेबल जो एक बार यूज़ करते ख़त्म हो जाए, सर्विसेज डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूटी पार्लर, ये सब सर्विसेज है। प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स, मशीन्स वगैरह, रॉ मटेरियल जिससे जो कच्चा सामान आपका है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इतना सब हमने क्यों बात करी? किसी चीज़ को क्लासीफाई करने से उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। अदरवाइज क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना क्लासीफाई किए भी सारी चीज़ों को जोड़ सकता हूँ। बट अब मुझे पता पड़ जाएगा भाई अच्छा ड्यूरेबल कितने, सेमी ड्यूरेबल कितने, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करना आसान है। इसीलिए उसी थ्योरी को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊँगा, जब मैं इनफ्लो और आउटफ्लो देखूँगा, तो मैं अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, जितनी मेरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको सबको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3 पार्ट्स में मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया। तो मैं अपने सारे इनफ्लो आउटफ्लो इन 3 एक्टिविटी के सामने दिखाऊंगा। ऑपरेटिंग से इनफ्लो कितना, ऑपरेटिंग से आउटफ्लो कितना, इन्वेस्टिंग से इनफ्लो कितना, इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो कितना, फाइनेंसिंग से इनफ्लो कितना, फाइनेंसिंग से आउटफ्लो कितना। अगेन मैं ना करूं, मैं सारा एक साथ बना सकता हूं, कोई रोक नहीं रहा मुझे। बट ऐसा करने से मुझे डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होगा। मुझे पता पड़ जाएगा अच्छा ऑपरेटिंग वाला इनफ्लो कम आ रहा है या इन्वेस्टिंग वाला आउटफ्लो ज़्यादा आ रहा है, तो मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ। ये सब जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ऐसे थोड़ी है कि बस मज़े के लिए कर रहे हैं, ये सारी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ताकि बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इनका मदद हो। तो इस फॉर्म में हमको चीज़ बनानी है ताकि बिजनेस डिसीजन मेकिंग हो पाए। इसलिए हम इनफ्लो आउटफ्लो को या कैश की जितनी एक्टिविटी उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ऐसा मत समझो कि ये कोई नई चीज़ आ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ नया आ गया, इन्वेस्टिंग नया आ गया, फाइनेंसिंग नया आ गया, सब वही है। शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, रिडेम्पशन किया डिबेंचर्स का, सेल करी, परचेज करी, बिजनेस की एक्टिविटी सब वही है, उनको क्लासीफाई अलग तरह से कर दिया। कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी नई चीज़ नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नई चीज़ नहीं है, सब वही एक्टिविटीज़ हैं जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से बनाने के लिए उनको एक नई तरह से क्लासीफाई कर दिया गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इनका मीनिंग हम जानेंगे अभी आगे। बट पहले समझ में आना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ये कोई नई चीज़ है? कोई नई चीज़ ये नहीं है। तो अगर कैश फ्लो की डेफिनेशन कहीं लिखनी है, कोई पूछता है, तो ये आपकी डेफिनेशन कैश फ्लो की है। इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे। अच्छा जी, व्हाट आर कैश फ्लोज? कैश फ्लो हो गया इनफ्लो और आउटफ्लो। या तो भाई कैश फ्लो वर्ड यूज़ किया हमने, तो कैश फ्लो या तो इन हो सकता है या आउट हो सकता है, या तो मेरे पास पैसा आएगा या मेरे पास से पैसा जाएगा। इनफ्लो मतलब वो ट्रांजैक्शंस जिनसे मेरा कैश इंक्रीज हो, है ना। यहाँ पे कैश पे ध्यान देना है आपको, स्टॉक पे, गुड्स पे ध्यान नहीं देना है। इसके अंदर कैश पे देखना है, कैश
अगर मेरे पास आ रहा है तो इट इज़ एन इनफ्लो, जा रहा है तो इट इज़ एन आउटफ्लो। जैसे इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू किए, इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो। इनफ्लो है क्योंकि कैश मुझे मिल रहा है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो। सर आउटफ्लो। आउटफ्लो, कि मैंने प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर दिया। पेमेंट ऑफ सैलरी, इनफ्लो या आउटफ्लो है? आउटफ्लो। आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस ट्रांजैक्शन, कैश पे फोकस रखना है, कैश को देखना है इसे, वरना सेल ऑफ गुड्स में कई बार हम बाय मिस्टेक क्या कर जाएंगे, गुड्स जा रहे हैं आउटफ्लो में डाल दिया। तो ऐसे नहीं करना हमें, कैश पे फोकस रखना है, कैश आया या कैश गया। तो सेल ऑफ गुड्स जैसे ट्रांजैक्शन, उससे कैश मेरे पास आ रहा है तो इट इज़ एन इनफ्लो फॉर मी, ये आउटफ्लो नहीं है। कैश का मीनिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैश बेसिकली हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही पढ़ा था। एक तो कैश, जो नोट आपके पास होते हैं, दैट इज़ कैश। चेक, चेक और ड्राफ्ट, इसका मीनिंग भी हमने डिस्कस किया था कि हमें चेक से भी पेमेंट मिलती है। जैसे दिस इज़ अ चेक, ये चेक है, ये डिमांड ड्राफ्ट है। तो चेक, अगर मुझे किसी ने चेक दिया है तो मुझे उसे कैश में कन्वर्ट करना बड़ा आसान काम है। मैं उस चेक को लेके अपने बैंक में जाऊंगा, जमा करा दूंगा, अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मैं एटीएम से पैसा निकाल लूँगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, चेक से कैसे पैसा मिलता है। मान लीजिए कि मुझे किसी ने 1 लाख रुपीज़ दिए, चेक दे दिया, तो मैं वो चेक ले जाके अपने अकाउंट में जमा कराऊँगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और उस पैसे को मैं एटीएम से निकाल लूँगा। तो कैश में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है चेक को, इसलिए इसको कैश इक्विवेलेंट ही है चीज़। तो कैश फ्लो में इसको भी कैश का ही पार्ट माना जाएगा। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, या चलिए आज टाइम हो गया, इसको यहाँ से हम कल करेंगे इसको। तो अभी हमने बेसिकली जाना कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है, कैश फ्लो होता क्या है, मोटा मोटा हमें समझ आ गया। P&L से उसका क्या डिफरेंस है, कैश बुक से उसका क्या डिफरेंस है। अब हम इसके अंदर धीरे धीरे इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, कैसे बनता है, क्या क्या इसकी स्टेप्स होती है, तो वो हम कल करेंगे। आज की क्लास हम क्लोज करते हैं।